वेलकम टू विद्यालय स्टडी पॉइंट। आज का ये वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए होने वाला है। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th का हिस्ट्री का सैंपल पेपर। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना है। और ये जैसे कथन दिए हुए आप इस कथनों को देख सकते हैं, जैसे कि नामकरण अगर हम देखें, हड़प्पा स्थान सबसे पहले खुदाई होने के कारण इसका पड़ा था, तो ये सही हो जाएगा। काल इसका दिया हुआ है 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व। जानकारी के मुख्य स्रोत यहाँ पे उत्खनन में प्राप्त जो है अवशेष है। हड़प्पाई मोहर सेल खड़ी पत्थर की बनाई जाती थी। सही विकल्प का आपको यहाँ पे चयन करना है कि सही विकल्प क्या है। तो अगर हम देखें हड़प्पा सभ्यता के बारे में, ये सारे पॉइंट जो भी हम देख रहे हैं सारे ही पॉइंट सही है। इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा ऑप्शन ए, पहला दूसरा तीसरा और चौथा। जो ऑप्शन ए है ये इसका करेक्ट आंसर है। हड़प्पा सभ्यता का नामकरण, हड़प्पा सबसे पहले जगह खोजा गया, तभी से इसका नाम जो हड़प्पा सभ्यता पड़ गया। सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहते हैं क्योंकि उस नदी के किनारे वो जो है बसी हुई थी, इस वजह से इसे सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहते हैं। बाकी इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए निकल कर आ जाएगा। चलिए हम चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है दूसरा। एक बार मैं आप सभी को पहला क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में भी दिखा दूं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द हड़प्पन सिविलाइजेशन केयरफुली। यहाँ पे आप सभी के स्टेटमेंट दिए हुए हैं, जैसे कि नेमिंग को लेके दिया हुआ है, हड़प्पन प्लेस बीइंग द फर्स्ट टू बी जो है एक्सपेक्टेड, यहाँ पे दिया हुआ है। पीरियड यहाँ पे दिया हुआ है। एंड यहाँ पे मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसे पढ़ सकते हैं। एंड यहाँ पे जो है सेल खड़ी के बारे में बताया गया, जैसे द हड़प्पन सील वाज मेड ऑफ जो है सेल खड़ी स्टोन। तो ये पॉइंट्स आपके ये सभी स्टेटमेंट दिए हुए हैं। एंड इसके अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन जो ए है वो इसका करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, पहले हम इसे एक बार हिंदी मीडियम में देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, अशोक के जो है पश्चिमोत्तर में मिले जो भी अभिलेख है उनमें किन भाषाओं का जो है प्रयोग होता था। अशोक के पश्चिमोत्तर में मिले अभिलेखों में किन भाषाओं का प्रयोग होता था। संस्कृत का, प्राकृतिक का, अरेमाइक या और यूनानी का, या इनमें से कोई नहीं। अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अरेमाइक और यूनानी। ये जो है इन भाषाओं का यूज होता था जो भी हमें अशोक के पश्चिमोत्तर में मिले अभिलेख है। चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपका मिलान से रिलेटेड है। सेकेंड क्वेश्चन को आप इंग्लिश मीडियम में देखिए। विच लैंग्वेज वर यूज्ड इन द इंस्क्रिप्शंस फाउंड इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ अशोका। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है आपका थर्ड। निम्नलिखित का आपको सही मिलान करना है। तो कॉलम 1 और 2 करके दिया रहेगा, इसमें आपको मिलान करके बताना है। कॉलम 1 जैसे मार्च अप्रैल 1919 के अंदर क्या हुआ था, अप्रैल 1919, 1921 और 1939। तो मार्च अप्रैल जो है 1919 के अंदर रोलेट सत्याग्रह चलाया गया था। रोलेट सत्याग्रह था क्या, आप सभी को पता होगा। अंग्रेजों के द्वारा एक कानून लाया गया था रोलेट एक्ट करके, ठीक है। ये रोलेट एक्ट करके जो है एक कानून लाया गया था, जिसमें क्या था, इस कानून के अंदर ये था कि अगर आप पे जो है देशद्रोह का शक भी होता है कि आपने कुछ किया है या अंग्रेजों के खिलाफ कुछ आपने करने की कोशिश करी है, शक के बिना पे भी आपको जो है गिरफ्तार कर लिया जाएगा और डायरेक्ट आपको जो है कोई मुकदमा नहीं चलेगा, डायरेक्ट आपको कैद कर दिया जाएगा। तो इसके खिलाफ रोलेट सत्याग्रह जो चलाया गया था, ये आपका मार्च अप्रैल 1919 के अंदर। अप्रैल 1919 को क्या हुआ था, जालियांवाला बाग हत्याकांड, जिसके अंदर जो है आप सभी को पता होगा बहुत सारे लोगों की जान गई थी। 1921 की बात करें, 1921 के अंदर जो है असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन ये चलाया गया था। और 1939 को जो है कांग्रेस मंत्रिमंडलों का जो है त्यागपत्र हुआ था। कुछ ये इस तरह से मैच हो जाएगा। इसके अंदर आपको सही विकल्प चयन करना है, तो नीचे की तरफ आप आएंगे तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है, सही विकल्प का चयन कीजिए। तो अगर हम बात करें पहले का जो है मिलान किससे किया गया है, पहले का बी हो गया, दूसरे का सी, तीसरे का डी और चौथे का ए। तो हमें ढूंढना है पहले का बी किस किस में है, इसमें और इसमें है, इसमें है ही नहीं। दूसरे का सी, तीसरे का डी और चौथे का ए, आपका ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। फोर्थ क्वेश्चन आपका जो है, पहले मैं आपको थर्ड वाला मिलान इंग्लिश मीडियम में दिखा दूं। कुछ इस तरह से कॉलम 1 है, कॉलम 2 है। मिलान पहले का बी हो जाएगा, दूसरे का सी हो जाएगा, तीसरे का आपका डी हो जाएगा और चौथे का ए हो जाएगा।
एंड ऑप्शन की बात करें जो ऑप्शन ए है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फोर्थ क्वेश्चन की तरफ आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन के अंदर जो है आपको जो है चित्र दिया हुआ है उसे पहचान कर आपको बताना है। जैसे ये सिक्के जो है यहाँ पे क्वेश्चन जो है यहाँ पे पूछा गया आपका, ये सिक्के संबंधित है किससे? तो ये आप जो सिक्के देख रहे होंगे आपको सोने का सिक्का दिख रहा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले सोने के सिक्के जो है कुषाण शासकों ने चलाए थे, तो ये आपको इससे अंदाजा लग गया होगा, ये सोने के सिक्के की तरह दिख रहे। एंड ये कुषाण शासक जो है यानी कुषाण साम्राज्य जो है इससे मैच खाता है। आंसर इसका ऑप्शन जो है बी वो करेक्ट आंसर होगा। एक बार मैं इसे आपको इंग्लिश मीडियम में दिखा दूं। आइडेंटिफाई द इमेज फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो यहाँ पे दीज कॉइन्स बिलोंग टू फ्रॉम कुषाण एम्पायर जो है ऑप्शन जो बी है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ आते हैं एंड एक बार मैं आपको इसे हिंदी मीडियम में दिखा देता हूँ फिफ्थ क्वेश्चन को। पांचवा क्वेश्चन आपका कथन और कारण वाला है। तो कथन क्या दिया हुआ है? और 1542 तक विजयनगर का शासन जो है अराविदु वंश के हाथों में चला गया था, सही हो जाएगा। कारण दिया हुआ है 1565 का राक्षसी तांगड़ी के युद्ध में करारी शिकस्त के बाद विजयनगर साम्राज्य एक शक्तिशाली साम्राज्य नहीं रह गया। ये भी कथन सही है बट इसका कारण सही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपको जो है इस डेट से ही पता चल रहा होगा। अगर हमें कारण बताता इसका कि अराविदु वंश के हाथों में क्यों चला गया, तो उसका कारण इससे पहले होता, ठीक है। यानी 1542 से पहले कुछ हुआ होता, इसकी वजह से चला गया होता। बट यहाँ पे बात हो रही है किसी और चीज़ की ही, बट ये दोनों चीज़ें सही है, एक्सप्लेनेशन यहाँ पे सही नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन जो डी है कथन और कारण दोनों सही है, किंतु कारण कथन का सही जो स्पष्टीकरण है नहीं करता है, ठीक है। कथन का स्पष्टीकरण नहीं करता। तो आपका ऑप्शन डी निकलकर जो है इसमें राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। चलिए मैं आपको एक बार इसे इंग्लिश मीडियम में दिखा दूं। ये आपका पांचवा क्वेश्चन है। स्टेटमेंट अगर हम देखें, ये स्टेटमेंट आपका दिया हुआ है 1542 के अंदर, द रूल ऑफ विजयनगरा पास्ड इनटू द हैंड्स ऑफ द अराविदु डायनेस्टी, ठीक है। रीजन यहाँ पे दिया हुआ है, आप यहाँ पढ़ सकते हैं, मैंने आपको राइट आंसर बताया। ऑप्शन जो डी है बहुत स्टेटमेंट सही है, ट्रू है, बट रीजन डज नॉट एक्सप्लेन द स्टेटमेंट, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए सिक्स की तरफ आए, पहले हम इसे एक बार हिंदी मीडियम में देख लेते हैं छठे क्वेश्चन को। छठा क्वेश्चन दिया हुआ है गोत्र संबंधी दिए गए निम्न तथ्यों पर विचार करना है। गोत्र के बारे में आप सभी ने पढ़ा होगा। गोत्र में क्या था? प्रत्येक गोत्र एक वैदी ऋषि के नाम पर होता था, ठीक है, ये भी सही हो जाएगा। विवाह के पश्चात जो है पत्नी को पति का गोत्र जो है स्वीकार करना पड़ता था, ये भी सही है। एक ही गोत्र के जो है सदस्य आपस में विवाह संबंध नहीं रख सकते थे, तो ये गलत हो जाएगा। ऊपर के दोनों पॉइंट हमें सही दिखे हैं एंड हमें सही विकल्प यहाँ पे चुनना है। कौन कौन सा हो जाएगा? पहला, और अगर हम दूसरे की बात करें तो ऑप्शन सी के अंदर दिया हुआ है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है सातवां। पहले छठे क्वेश्चन को मैं एक बार इंग्लिश मीडियम में दिखा दूं। कंसीडर द फॉलोइंग फैक्ट रिलेटेड टू द गोत्र। तो ये आपके दिए हुए एंड मैंने आपको जैसा कि राइट आंसर बताया, ऑप्शन जो सी दिया हुआ है पहला और दूसरा ये सही है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए सातवें क्वेश्चन की तरफ चले। सातवां क्वेश्चन कथन कारण से रिलेटेड है। तो कथन दिया हुआ है मगध जो है 6ठी शताब्दी से 4थी शताब्दी ईस्वी पूर्व में मगध आधुनिक बिहार सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया। तो ये बात सही है। मगध के बारे में आपने पढ़ा होगा, महाजनपदों का टॉपिक जो था उसके अंदर। तो मगध जो है सबसे शक्तिशाली जो है वो महाजनपद था। क्यों था? तो यहाँ पे हमें कारण के अंदर पता चलेगा कारण सही है कि नहीं। मगध में कृषि उत्पादक क्षेत्र, लोहे की खदानें, नदियों का जल, ठीक है, यहाँ पे नदियों का जाल नहीं जल आएगा, एंड तथा जंगलों में हाथियों की उपलब्धता, ये सही कारण है एंड एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे सही दे रहा है। तो अगर हम देखें कथन और कारण दोनों सही है और सही व्याख्या भी है। तो आपका देखिए किसके अंदर कहा गया, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या ऑप्शन ए के अंदर। तो एक आपका जो है करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 8वें की तरफ आए। सातवां मैं आपको इंग्लिश मीडियम में दिखा दूं। तो स्टेटमेंट ये दिया हुआ है, रीजन आपका ये है, ठीक है। मगध के बारे में, मगध फ्रॉम द 6th सेंचुरी टू द 4th सेंचुरी BC मगध बिकम द मोस्ट पावरफुल महाजनपद, यहाँ पे दिया हुआ है। एंड मैंने आपको रीजन यहाँ पे बताया, कई सारे रीजन है। यहाँ पे एग्रीकल्चर हो गया, ठीक है, यहाँ पे आयरन जो है हो गया, इसके अंदर रिवर हो गया, एलिफेंट्स हो गया, ये सारे रीजन्स है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए एंड आर आर बोथ ए एंड आर बोथ ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8वें की तरफ आए।
एक बार इसे हिंदी में देखें तो दी गई जानकारियों के आधार पर शासक की पहचान करने को कहा गया है। तो ये तुलु वंश से जो है संबंध रखते थे, ठीक है, संबंधित थे। विजयनगर के सुप्रसिद्ध शासकों में से एक थे। तो कौन थे वो? कृष्णदेव राय। ऑप्शन जो डी है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। ये तुलु वंश से, यहाँ पे तुलु लिख दें, ठीक है, तुलु वंश से संबंधित रखते थे। एंड ये सबसे ज्यादा प्रसिद्ध शासकों में से एक थे जो थे कृष्णदेव राय। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। एक बार मैं आपको 8वां क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में दिखा दूं। आइडेंटिफाई द रूलर बेस्ड ऑन द गिवन इन्फॉर्मेशन। तो ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है। इसका राइट आंसर जो है कृष्णदेव राय। ऑप्शन जो डी है वो इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए हम आते हैं अब 9वें क्वेश्चन की तरफ। 9वां क्वेश्चन है सरिया क्या है। तो सरिया आपने बहुत बार सुना होगा, जैसे कि बहुत सारे कुछ देश है जहाँ पे सरिया जो है लागू है। सरिया है क्या? सरिया मुसलमान समुदाय को निर्देशित करने वाला एक कानून है। जैसे मान लीजिए हमारा देश किससे चलता है? संविधान से। ऐसे ही जो है कई मुस्लिम कंट्री है जहाँ पे इन्होंने सरिया लगा रखा है कि इनके अकॉर्डिंग है पूरा देश चलेगा। तो ये एक कह ले आपके इनका एक नियम है, इनका एक संविधान है जो सरिया है। ये बात करता है मुसलमान समुदाय को निर्देशित करने वाला कानून है ये। ऑप्शन जो बी है वो इसका करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा। चलिए हम आते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। पहले हम इसे इंग्लिश मीडियम में कर ले 9वें को। व्हाट इज जो है सरिया, तो ये आपके दिए हुए ऑप्शंस है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका, ये आपका ऑप्शन बी निकल कर आ जाएगा। ठीक है, लॉ डायरेक्टिंग द मुस्लिम कम्युनिटी। ऑप्शन जो बी है वो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए हम आते हैं अब 10वें क्वेश्चन की तरफ। 10वां क्वेश्चन है हम्पी को कब राष्ट्रीय महत्व के स्थल के रूप में मान्यता मिली। हम्पी आपने विजयनगर साम्राज्य वाले जो चैप्टर है उसके अंदर पढ़ा होगा। हम्पी को कब जो है राष्ट्रीय महत्व के स्थल के रूप में जो है माना गया, मान्यता दी गई? 1978 में, 1981 में, 1979 में या 1976 में? अगर हम बात करें तो ये 1976 है, इस समय जो है इनको मान्यता दी गई हम्पी को राष्ट्रीय महत्व के रूप में। और ये आपका 1976 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इंग्लिश मीडियम में देखिए, व्हेन वाज हम्पी रिकॉग्नाइज्ड एज अ प्लेस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। तो 1976 ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर है 11वां। एंड क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है 5वीं रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब पेश की गई। 5वीं रिपोर्ट क्या थी आप सभी को पता होगा। जो हम पे एक हमें जिसने गुलाम बनाया था, एक कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर रही है भारत के अंदर, उसके जो भी काम है उसका या जो भी कर रही है वो, उसकी एक रिपोर्ट जो है वो जाती है ब्रिटिश संसद में। ठीक है, कि आपने मतलब क्या क्या काम कर रही है, क्या हो रहा है क्या नहीं, पूरा का पूरा जो है एक तरह से आप समझ ले कि लेखा जोखा जो भी था। ठीक है, ये 5वीं रिपोर्ट थी इसके अंदर। एंड ये जब की गई थी वो की गई थी 1813 में संसद में पेश, ब्रिटिश संसद में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा। चलिए हम आते हैं 12वें क्वेश्चन की तरफ। 11वां क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में देखें। व्हेन वाज द 5th रिपोर्ट प्रेजेंटेड टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। 1813 आपका जो है 1813 जो है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। आगे क्वेश्चन 12वें की तरफ आते हैं। एंड 12वें क्वेश्चन को अगर हम देखें, इसके अंदर बोला गया निम्नलिखित में ताल्लुकदारों से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है। सत्य नहीं है ये याद रखना है, ये बोला गया। इनके पास सैन्य टुकड़ियां होती थी, ये बात सही है, ये सत्य है। अंग्रेजों ने इनकी सेना भंग कर दी। ठीक है, ये भी सत्य है। इनके पास किले थे, ये भी सत्य है। सत्य जो नहीं है वो क्या है? अंग्रेजों ने इनकी सेना भंग नहीं करी। तो ऑप्शन जो डी है वो इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। यह सत्य नहीं है, अंग्रेजों के द्वारा इनकी सेना जो है भंग कर दी गई थी। ठीक है, ताल्लुकदार कौन थे आप सभी को पता होगा, जैसे जमींदार होते वैसे ही होते थे ये। बट वैसे होते थे से मतलब है कि इनके पास ज़मीनें तो होती थी, इनके पास अपने किले होते थे बड़े बड़े, इनके पास सैन्य टुकड़ी भी हुआ करती थी। ठीक है, तो ये ताल्लुकदार थे। 13वें क्वेश्चन की तरफ आए। एंड एक बार मैं 12वें को इंग्लिश मीडियम में दिखा दूं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू द ताल्लुकदार इज नॉट ट्रू। तो ऑप्शन जो डी है, द ब्रिटिश डिड नॉट डिसबैंड देयर जो है आर्मी। ऑप्शन जो डी है वो इसका करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा। चलिए 13वें क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 13वें क्वेश्चन के अंदर जो है यहाँ पे बोला गया दिए गए युक्तों में, ठीक है, कौन सा कथन जो है यानी कौन सा जो है सही नहीं है। यहाँ पे सही नहीं है बोला गया। ये जो है ये इसका मैच इससे हुआ है, तो ये यहाँ पे देखेंगे ये सही है, ये भी सही है। यहाँ पे चरक संहिता का संकलन के बारे में 300 ईस्वी में भरत मुनि का जो है नाट्य शास्त्र
1919 में मनुस्मृति का संकलन। तो अगर हम देखें इसके, अगर मैं राइट आंसर की बात करूं तो इसका जो राइट आंसर है वो निकल कर आ जाएगा चौथा वाला, ठीक है, यानी डी वाला जो है ये इससे जो मैच है ये गलत है। मनुस्मृति का जो संकलन हुआ था वो 200 ईसा पूर्व से लेके जो है ईस्वी तक, 200 ईस्वी तक हुआ था, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो है ये सही नहीं है 1919 वाला। डी देखिए इसका जो थर्ड वाला है ये जो है सही निकल कर आ जाएगा। ऑप्शन जो आपका थर्ड है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए हम आते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 14। एक बार मैं आपको इंग्लिश मीडियम में मिलान दिखा दूं तो कुछ इस तरह से मिलान हो रखा है। जो सही नहीं है हमें ढूंढना था, तो ऑप्शन जो डी दिया हुआ है ये सही नहीं है, ठीक है। ये वाला जो डी वाला दिया हुआ है ये सही नहीं है। थर्ड इसका जो है राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। अगर हम देखें तो थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए 14वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं एंड पहले हम इसे हिंदी में देख ले। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे ये पूछा गया। तो संविधान सभा जो संविधान बनाने के लिए बनाई गई थी, उस संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद या बी एन राव। अगर हम देखें राइट आंसर अध्यक्ष कौन थे, राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन सी इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। संविधान सभा जो कि बनाया गया था कि आप सभी जो है संविधान को बनाइए, ठीक है, इसके अध्यक्ष जो थे वो राजेंद्र प्रसाद जी थे। एक बार मैं आपको 14वां क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में दिखा दूं। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन जो सी है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 15वां क्वेश्चन है। 15वें क्वेश्चन के अंदर बोला गया मुगल शासन के द्वारा जो है भू राजस्व के इंतजाम में निर्धारित रकम को और जबकि वसूली गई रकम को कहा जाता था। तो यहाँ पे देखिए मुगल शासन के द्वारा भू राजस्व के इंतजाम में निर्धारित रकम को जो है वो कहा जाता था जमा, ठीक है, और वसूली गई रकम को क्या कहा जाता था, हासिल। जो वसूला उन्होंने उसे कहा जाता था हासिल। ऑप्शन जो आपका बी है जमा और हासिल दिया हुआ, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 16वें क्वेश्चन की तरफ आते हैं एंड पहले मैं आपको 15वां इंग्लिश मीडियम में दिखा दूं। द अमाउंट फिक्स्ड बाय द मुगल गवर्नमेंट इन द अरेंजमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू वॉज, यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे डिपॉजिट एंड जो है एक्वायर्ड यहाँ पे निकल कर आ जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए 16वें क्वेश्चन पे आते हैं हम। 16वां क्वेश्चन है विजयनगर के सुप्रसिद्ध शासक जो है कृष्णदेव राय का संबंध किस वंश से था। अभी हमने पढ़ा था किस वंश से था, तुलुव वंश से। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा। इंग्लिश मीडियम में देखिए टू विच डायनेस्टी डस कृष्णदेव राय द फेमस रूलर ऑफ विजयनगर बिलोंग। यहाँ पे तुलुव इसका जो ऑप्शन जो बी है वो इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए 17वें क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम। 17वां क्वेश्चन है कथन और कारण वाला दिया हुआ है। तो आते हैं हम 17वें क्वेश्चन की तरफ। कथन दिया हुआ है सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 1921 में 396 हड़तालें हुई जिनमें 6 लाख श्रमिक शामिल थे और इससे 70 लाख कार्य दिवसों का जो है नुकसान हुआ था। कारण अगर हम देखें फरवरी 1922 में किसानों के एक समूह ने संयुक्त प्राप्त के चोरी चोरा पुरवा में एक पुलिस स्टेशन पर आक्रमण कर उसमें आग लगा दी। इस अग्निकांड में कई पुलिस वालों की जानें चली गई थी। तो ये सही हुआ था और ये भी आपका सही है। बट कारण कथन को अगर हम देखें तो कथन कुछ अलग है, कारण अलग है, एक्सप्लेनेशन एक दूसरे की सही नहीं है। बट यहाँ पे दोनों ही पॉइंट सही है। तो अगर हम विकल्प की तरफ आए, विकल्प की तरफ, तो ये आपके विकल्प दिए हुए एंड इसमें जो करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो आपका कथन ए तथा आर जो कारण आर है दोनों सही है, परंतु कारण आर जो है कथन ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए हम आते हैं अब 18वें क्वेश्चन की तरफ। 18वां क्वेश्चन है, एक बार मैं आपको 17वां क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में दिखा दूं। तो ये आपका स्टेटमेंट यहाँ पे दिया हुआ है, नीचे आपका जो है रीजन दिया हुआ है। यहाँ पे आप रीजन देख सकते हैं एंड इसके जो ऑप्शंस है ये कुछ इस तरह से। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा, ठीक है। स्टेटमेंट एंड रीजन दोनों ही सही है बट एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। चलिए 18वें क्वेश्चन की तरफ आए एंड पहले मैं इसे हिंदी में दिखा दूं आपको। हड़प्पा सभ्यता की लिपि की मुख्य विशेषता नहीं है, विशेषता नहीं है बोला गया। तो इस लिपि में 375 से 400 चिन्ह है, ये सही हो जाएगा। दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, ये भी सही है। यह लिपि वर्णमालीय है, ये गलत है आपका। और ये एक रहस्यमय लिपि है, तो ये सही हो जाएगा। सी वाला जो पॉइंट है वो इसमें गलत हो जाएगा, ये इसकी विशेषता नहीं है। हड़प्पा सभ्यता की लिपियों के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान से देखें
इसके अंदर जो चिन्ह है वो 375 से 400 के बीच है। दाईं से बाईं की ओर लिखी जाती थी ये, और ये इसे एक रहस्यमय लिपि कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसे आज तक कैलकुलेट यानी एक तरह से जो है पढ़ा ही नहीं जा सका है। ठीक है, इस तरह से जो है जैसे हम पढ़ लेते हैं किसी भी जो है स्क्रिप्ट को, तो इसको अभी तक हम पढ़ नहीं पाए हैं। इस वजह से इसे रहस्यमय लिपि कहते हैं। 19वें क्वेश्चन की तरफ आए तो 18वें को एक बार हम देख ले एक बार इंग्लिश मीडियम में। द स्क्रिप्ट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन इज नॉट द मेन फीचर। तो वो है आपका ऑप्शन जो सी है, वो इसका जो है करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, अल्फ़ाबेटिक ये जो है यहाँ पे दिया हुआ है, ये वाला जो है आपका ऑप्शन सी निकल कर राइट आंसर आ जाएगा। चलिए 19वें क्वेश्चन की तरफ आते हैं एंड एक बार मैं आपको इसे हिंदी में दिखा दूं। दिल्ली पहुंचकर विद्रोहियों ने किसे अपना नेता चुना? तो आप सभी को पता होगा, मेरा जब 1857 का जो विद्रोह हुआ था, ठीक है, मेरठ से जो है विद्रोही दिल्ली की ओर आए थे। तो दिल्ली में उनको जो है एक तरह से उन्होंने दिल्ली के अंदर किसको अपना नेता चुना? बहादुर शाह जफर, पेशवा बाजीराव द्वितीय, नवाब शौकत अली या रानी लक्ष्मीबाई। तो ये है बहादुर शाह जफर, इनको जो है चुना गया था। ये इसका राइट आंसर होगा। जब जो है विद्रोही मेरठ से दिल्ली की ओर आ रहे थे तो अंग्रेज भी जो है दिल्ली छोड़कर भाग गए, क्योंकि उन्हें पता था कि वो मारे जाएंगे अगर रहेंगे, तो इस समय भाग जाते हैं। ठीक है, 20वें क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एक बार मैं आपको 19वां इंग्लिश मीडियम में दिखा दूं। हु डिड द रिबल्स चूज एज देयर लीडर आफ्टर रीचिंग दिल्ली? तो यहाँ पे जो है बहादुर शाह जफर जो है, ऑप्शन ए इसका जो है राइट आंसर आ जाएगा। चलिए 20वें क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 20वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी इब्न बतूता की पुस्तक रिहल्ला की विशेषता नहीं है? तो रिहल्ला जो आपने पढ़ा होगा चैप्टर के अंदर, यात्रियों के नजरिए, इब्न बतूता की ये पुस्तक है रिहल्ला। इसके अंदर आपको बताना है कि कौन सी विशेषता इनकी नहीं है। यह पुस्तक फारसी भाषा में लिखी गई। ठीक है, तो यही वाला पॉइंट जो है यहाँ पे गलत है। अरबी भाषा के अंदर जो है इनकी पुस्तक जो थी लिखी गई थी, अरबी भाषा में लिखे थे ये। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए ही आ जाएगा। बाकी आप पढ़ सकते हैं रिहल्ला के बारे में और चीज़ें। ये भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर और रोचक जानकारियाँ देती है। ठीक है, इस पुस्तक में लेखक की यात्रा के अनुभव समाहित है और यह पुस्तक ज्ञान का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। तो अगर हम देखें विशेषता कौन सी नहीं है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। जो फारसी लिखा हुआ है ये गलत है। चलिए हम आते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 21वें की तरफ। मैं आपको एक बार इसे इंग्लिश मीडियम में दिखा दूं 20वें क्वेश्चन को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ इब्न बतूतास बुक रिहल्ला? तो यहाँ पे आपका दिया हुआ है, ऑप्शन जो ए है वही इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, चलिए 21वें क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 21वां क्वेश्चन, इसे हिंदी में देखें हम। विजयनगर और दक्कन सल्तनतों के बीच लगातार संघर्ष के कारण थे। क्या कारण था जिनकी वजह से विजयनगर और दक्कन सल्तनतों के बीच लगातार संघर्ष होते थे, युद्ध होते थे? वैसे सबसे बड़ा कारण जो है अगर हम देखें युद्ध का, वो ज़्यादातर जो रहता है वो रहता है क्षेत्रफल को बढ़ाना, अपनी क्षेत्रफल को बढ़ाना। यानी आपका क्षेत्रफल ये है, दूसरा कोई राज्य ये है, तो युद्ध होता है ना, तो ज़्यादातर चांस यही रहता है कि क्षेत्रफल जो है हमारा बड़ा हो, ये हम इसे कब्जा करें। बहुत सारे रीजन होते हैं, लेकिन मेन रीजन जो है, ज़्यादातर रीजन जो है ये होता है युद्ध होने का। तो अगर हम देखें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वैसे इसका राइट आंसर है राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारण। ऑप्शन सी इसका जो है राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। पॉइंट में अगर ऐसे ना लिखा हो कोई अलग से, जैसे कि क्षेत्रफल के कारण, या ऐसे लिखे दूसरी जगह पर कब्जा करने के कारण युद्ध होता है, तो उसको आप चुनना। ठीक है, एंड इंग्लिश मीडियम में देखें, द कॉजेज ऑफ जो है फ्रिक्वेंट कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन विजयनगर एंड दक्कन सल्तनत। यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी निकल कर आ जाएगा। पॉलिटिकल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक रीजन हुआ करते थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एंड यहाँ पे आपका सेक्शन जो ए है, ठीक है, वो कंप्लीट हो जाता है। इसके आंसर वैसे यहाँ पे भी दिए हुए हैं आपके, वो सैम्पल पेपर जो बच्चे परचेज करें उनको यहाँ पे आंसर दिख जाए, उनके लिए है ये। ठीक है, बाकी मैंने आपको आंसर्स भी बता ही दिए। आई होप कि आप यहाँ तक जरूर समझ गए होंगे। इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। चलिए हम आते हैं अब सेक्शन बी की तरफ, खंड ख की तरफ। इसके अंदर जो भी क्वेश्चन होंगे ये 3-3 नंबर वाले होंगे और टोटल 6 क्वेश्चन होंगे, यानी बराबर 18 मार्क्स का आपका ये सेक्शन रहने वाला है। आइए हम आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 22वें की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22वां है, स्तूप क्या थे तथा यह क्यों बनवाए जाते थे? उदाहरण सहित आपको स्पष्ट करना है। तो स्तूप क्या होते हैं? अगर हम संस्कृत में इसका अर्थ समझे तो इसका अर्थ होता है टीला। ठीक है,
अगर हम देखें स्तूप एक तो पवित्र स्थान होता है, ठीक है, खास वनस्पति हो गया, अनूठी चट्टानें या विस्मयकारी प्राकृतिक सौंदर्य। एक छोटी सी वेदी भी बनी रहती थी जिन्हें कभी कभी चैत्य कहा जाता था। ऐसी जगह जहां पर बुद्ध से जुड़े कुछ अवशेष जैसे कि उनकी अस्थियां या उनके द्वारा प्रयुक्त सामान जो है गाड़ दिए गए हो, ठीक है, इन टीलों को स्तूप कहते थे। और इसलिए समूचे स्तूप को ही बुद्ध और बौद्ध धर्म के प्रतीक के रूप में प्रतिष्ठा मिली है। ठीक है, तो महात्मा जो बुद्ध थे उनके जो भी चीजें यूज करते थे वो, ठीक है, या जो भी उनसे जुड़े अवशेष थे वहां पे पाए गए, तो एक तरह से वहां पे क्या है, स्तूप बना दिया गया, टीला बना दिया गया, उसी को हम कहते हैं स्तूप। ठीक है, टीले को ही स्तूप कहते हैं। और अगर हम देखें अशोक वदान बौद्ध ग्रंथ, अशोक ने बुद्ध के अवशेषों के हिस्से पर हर महत्वपूर्ण शहर में बांटकर उनके ऊपर स्तूप बनाने का आदेश दिया था। ठीक है, जो भी बुद्ध से जुड़े अवशेष थे उनको एक तो उन्होंने अलग अलग शहरों में बांट दिया और वहां पे स्तूप बनाने का इन्होंने आदेश दिया था अशोक ने। ये हो जाएगा स्तूपों के बारे में। इंग्लिश मीडियम में अगर हम देखें इस क्वेश्चन को, 22वें क्वेश्चन को, तो ये आप कुछ इस तरह से देख सकते हैं, व्हाट वर स्तूप एंड वाई वर द बिल्ट एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं संस्कृत में अगर हम इसका मीन्स देखें, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, एंड यहाँ पे आप इससे पॉइंट को देख सकते हैं, इंग्लिश मीडियम में आपका दिया हुआ है। ये आपका 22वां क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए इंग्लिश मीडियम में मैं आपको सिर्फ दिखा दूंगा, वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी बन जाती है दोनों ही मीडियम में एक्सप्लेन करने पर। अथवे की तरफ आते, अथवा आपका दिया हुआ है, इसी में आपका अथवा दिया रहेगा और दोनों में से कोई एक करना पड़ेगा। तो स्तूप की संरचना के बारे में यहाँ पे पूछा गया है कि स्तूप बनाए जाते थे तो कैसे, किस आकार के थे, ठीक है, उसकी बनावट कैसी थी, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बताना है। स्तूप की संरचना की बात करें तो स्तूप संस्कृत में इसका अर्थ जैसे कि बताया मैंने आपको टीला। स्तूप का जन्म एक गोलार्ध लिए हुए मिट्टी के टीले से हुआ जिसे बाद में अंड कहा गया। ठीक है, आगे की तरफ आए और पॉइंट है इसके। धीरे धीरे इसकी संरचना जो है ज़्यादा जटिल हो गई जिसमें कई चौकोर और गोल आबकारों का संतुलन बनाया गया। अंड के ऊपर एक हार्मिका होती थी, यह छज्जे जैसा ढांचा देवताओं के घर का प्रतीक था। हार्मिका से एक मस्तूल निकलता था जिसे यष्टि कहते हैं, जिस पर अक्सर एक छतरी जो है लगी होती थी। टीले के चारों ओर एक वेदिका होती थी जो पवित्र स्थल को सामान्य दुनिया से अलग करती थी। ठीक है, अगर आपको समझने में कठिन लग रहा होगा ये, तो एक बार आपको गूगल कर लेना है, स्तूप जो है कैसे दिखते थे आपको पता चल जाएगा। बाकी इसकी जो है कैसी संरचना थी आप यहाँ पे लिख सकते हैं कुछ इस तरह से। इंग्लिश मीडियम में देखिए हम इसी क्वेश्चन को, आपका और के अंदर दिया हुआ है एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ स्तूप। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, ये पॉइंट होंगे जो आपको लिखने होंगे। ठीक है, ये आपका इंग्लिश मीडियम में है, आप इसे देख सकते हैं। चलिए मैं चलता हूँ अब आपको 23 क्वेश्चन पर लेकर। ये है आपका 23। हिंदी मीडियम में देख लेते पहले क्वेश्चन नंबर 23वें को। क्वेश्चन नंबर 23वां क्या है? क्वेश्चन नंबर 23वां है, क्या अलवार और नैनार संतों में स्त्रियों को सम्मान मिला? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। क्या अलवार थे और नैनार थे उसमें उन संतों में स्त्रियों को क्या सम्मान मिला था? आपको उदाहरण सहित बताना है। तो यहाँ पे बताया गया हाँ, अलवार और नैनार संतों में स्त्रियों को भी सम्मान मिला। कैसे मिला? तो भक्ति संत विविध समुदायों से थे, जैसे कि ब्राह्मण भी थे, शिल्पकार भी थे, किसान, स्त्री तथा पुरुष आदि जातियों से आए हुए थे। इस आधार पे कह सकते हैं अलवार स्त्री भक्त अंडाल, ठीक है, यह खुद को विष्णु के प्रेयसी मानकर जो अपनी प्रेम भावना को छंदों में व्यक्त करती थी। इसके भक्ति गीत व्यापक स्तर पर गाए जाते थे और आज भी गाए जाते हैं। नैनार स्त्री भक्त अगर हम देखें तो भक्त है यहाँ पे, ठीक है, करिकल अम्मायर, घोर तपस्या का रास्ता अपनाया इन्होंने और इन स्त्रियों की रचनाओं ने पितृसत्तात्मक को चुनौती भी दी। तो यहाँ पे देखेंगे स्त्रियों को भी यहाँ पे शामिल किया जाता था। इससे हम कह सकते हैं कि स्त्रियों को भी यहाँ पे सम्मान मिलता था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं एंड एक बार मैं आपको 23वां इंग्लिश मीडियम में दिखा दूं। डिड वुमेन गेट रिस्पेक्ट अमंग अलवार एंड नैनार सन्स? एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यस वुमेन वर ऑल्सो हॉनर्ड इन अलवार एंड नैनार संत। यहाँ पे बाकी एक्सप्लेनेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं, कुछ इस तरह से एक्सप्लेन होगा ये। ठीक है, ये आपका इंग्लिश मीडियम में हो जाएगा। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। पहले हम इसे हिंदी मीडियम में देखें। एक मुफ्त बंदोबस्त कब लागू किया गया तथा इसके क्या परिणाम निकले? एक मुफ्त बंदोबस्त 1856 में ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था लागू कर दी गई। इस बंदोबस्त के अनुसार तालुकदार बिचौलिए थे जिनके पास जो है
जमीन का मालिकाना हक जो था वो नहीं था। उन्होंने बल और धोखाधड़ी के जरिए अपना प्रभुत्व स्थापित किया हुआ था। तालुकदारों को उनकी जमीनों से बेदखल किया जाने लगा। आंकड़ों के अनुसार अंग्रेजों आएगा यहाँ पे, अंग्रेजों से पहले तालुकदारों के पास अवध के 67% गांव थे, लेकिन एक मुश्त बंदोबस्त के बाद ये घटकर 38% रह गई। दक्षिण अवध के तालुकदार तथा कुछ के आधे से ज्यादा गांव हाथ से जाते रहे। यानी अगर हम इसके अंदर देखें, एक मुश्त बंदोबस्त क्या था, 1856 में ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था जो है लागू की गई थी। तालुकदारों ने जितने भी जमीनें जो है एक तरह से जो है जबरदस्ती कह ले आप, धोखाधड़ी करके अपने हिस्से में ली थी, उनको जो है उनसे हटाया गया। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे बताया हुआ है, डेटा के अकॉर्डिंग बताया हुआ है कि तालुकदारों के पास जो है अवध के 67% जो है गांव थे, लेकिन जब ये आता है नियम एक मुश्त बंदोबस्त, तब जो है ये घटकर 38% ही रह जाता है। दक्षिण अवध के तालुकदार तथा कुछ आधे से ज़्यादा गांव हाथ से जाते रहे। ये इसके अंदर आप एक्सप्लेन करेंगे एक मुश्त बंदोबस्त के बारे में। चलिए हम आते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। एंड एक बार मैं आपको 24वां क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में दिखा दूं। व्हेन वाज द वन टाइम सेटलमेंट इन इंट्रोड्यूस एंड व्हाट वर द रिजल्ट। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं क्या रिजल्ट आता है, ठीक है। जहाँ पे उनके पास 67% रहता था विलेज, ठीक है, वो अब 38% में रह जाता है। इसके आने के बाद और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये हो जाएगा। चलिए हम आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। हिंदी मीडियम में देखें, दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ तथा इसमें क्या कहा गया। गोलमेज सम्मेलन के बारे में यहाँ पे पूछा गया। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 के आखिर में लंदन में आयोजित हुआ। उसमें गांधी जी कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे थे। गांधी जी का कहना था कि उनकी पार्टी पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करती है। इस दावे को 3 पार्टियों ने चुनौती दी। मुस्लिम लीग का कहना था कि वह मुस्लिम अल्पसंख्यकों के हित में काम करती है। राज्य रजवाड़ों का दावा था कि कांग्रेस का उनके नियंत्रण वाले भूभाग पर कोई अधिकार नहीं है। और तीसरी चुनौती तेज तर्रार वकील और विचारक B.R. अंबेडकर की तरफ से थी, जिनका कहना था कि गांधी जी और कांग्रेस पार्टी निचली जातियों का प्रतिनिधित्व नहीं करते। तो ये अगर आप देखेंगे, ये गोलमेज जो सम्मेलन हुआ था उसके अंदर था, दूसरे गोलमेज सम्मेलन के अंदर, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्सप्लेन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एंड एक बार मैं आपको गोलमेज सम्मेलन जो है इंग्लिश मीडियम में दिखा दूं। व्हेन वाज द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड एंड व्हाट वाज सेड इन इट। तो यहाँ पे अगर हम देखें सेकंड राउंड टेबल के अंदर क्या क्या चीज़ें हुई, आप यहाँ पे देख सकते हैं। मुस्लिम लीग के बारे में, किंग्स एंड प्रिंसेस के बारे में, एंड थर्ड जो है चैलेंजेस जो थे इनके बारे में आप यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। चलिए अब हम आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 है, अशोक का जो धम्म है उसके बारे में यहाँ पे आपको बताना है कि अशोक के धम्म की मुख्य विशेषताएं क्या क्या थी। अशोक ने अपने अभिलेखों के माध्यम से धम्म का प्रचार किया। अशोक के अनुसार धम्म के माध्यम से लोगों का जीवन इस संसार में और इसके बाद के संसार में अच्छा रहेगा। इनमें बड़ों के प्रति आदर करना, सन्यासियों और ब्राह्मणों के प्रति जो है उदारता, सेवकों और दासों के प्रति उदार व्यवहार तथा दूसरे के धर्म और परंपराओं का आदर जो है शामिल है। धम्म के प्रचार के लिए धम्म जो है महामात नाम से विशेष अधिकारियों की नियुक्ति की गई। तो ये धम्म के बारे में आप यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए हम आते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27, धम्म के बारे में एक बार इंग्लिश मीडियम में अगर आप देखें तो ये है, व्हाट वर द मेन फीचर ऑफ अशोकास धम्म। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पॉइंट आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। ये पॉइंट हो जाएंगे आपके धम्म के बारे में। चलिए हम आते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 7वां। पहले हम इसे एक बार 27 को हिंदी मीडियम में देख लेते। तो 27वां क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय के शासनकाल के बाद धीरे धीरे विजयनगर साम्राज्य कमजोर पड़ने लगा तथा यह पतन की ओर अग्रसर हुआ, स्पष्ट कीजिए। तो कृष्णदेव राय जैसी उनकी मृत्यु होती है तो उसके बाद जो विजयनगर साम्राज्य है वो सही में कमजोर होता चला गया। अगर हम देखें, कृष्णदेव राय की मृत्यु 1529 के बाद शासन कमजोर होने लगा तथा उनके उत्तराधिकारियों को विद्रोही नायकों और सेनापतियों से चुनौती का सामना करना पड़ा था। फिर आगे बताया गया 1542 तक केंद्र पर शासन एक अन्य राजवंश अराविदु वंश के हाथों में चला जाता है। फिर 1565 के अंदर जो है यहाँ पे बताया जाता है 1565 में विजयनगर की सेना प्रधानमंत्री
राम राय के नेतृत्व में राक्षसी तांगड़ी यानी तालीकोटा का युद्ध जिसे कहते हैं का युद्ध होता है। इस युद्ध में बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा की संयुक्त सेना ने विजयनगर पर धावा बोल दिया। अंततः विजयनगर की सेना जो है हार जाती है और विजयी सेना ने विजयनगर को खूब लूटा और कुछ समय बाद ही ये शहर पूरी तरह जो है उजाड़ गया यानी उजड़ गया। तो ये पॉइंट आपको एक्सप्लेन करना है कि कृष्णदेव राय की मृत्यु के बाद अगर हम देखें तो विजयनगर जो साम्राज्य था पूरा का पूरा जो है कमजोर पड़ गया था, पूरा उजड़ गया। तो ये इसके पॉइंट थे। ठीक है, यहाँ पे कुछ इस तरह से हो जाएगा इसका आंसर। चलिए, इसके अंदर आपको अथवा देखने को मिलेगा। अथवे को देखें हम एक बार, मैं आपको इंग्लिश मीडियम में उस क्वेश्चन को दिखा देता हूँ। स्लो डाउन आफ्टर द रीजन ऑफ जो है कृष्णदेव राय gradually the Vijayanagar empire began to weaken and it went downhill। एक्सप्लेन आपको करना है। तो कुछ इस तरह से आप देख रहे होंगे क्या क्या रीजन थे जिसकी वजह से हुआ। ठीक है, कई सारे युद्ध हुए यहाँ पे, आप यहाँ पे देख सकते हैं, अटैक किया गया। तो इस वजह से जो है विजयनगर जो एम्पायर है वो पूरा का पूरा जो है टूट जाता है, एक तरह से जो है उजड़ जाता है। तो ये पॉइंट आपको लिखना है इंग्लिश मीडियम में। चलिए और की तरफ आते हैं। और के अंदर आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो है विजयनगर साम्राज्य में जल आपूर्ति किस प्रकार की जाती थी, इसका विकास सिंचाई उद्देश्यों के लिए किस प्रकार किया गया। तो विजयनगर के अंदर जो जल आपूर्ति अगर हम देखें किस प्रकार से की जाती थी, पूरे साम्राज्य में तुंगभद्रा नदी द्वारा बनाए गए प्राकृतिक कुंड से जल की जो है आपूर्ति होती थी। यहाँ अन्य जल हौजों का निर्माण भी किया गया था, जैसे अगर हम देखें कमलपुरम जलाशय, ये एक जो है मेन मेड एग्जाम्पल है कि बनाया गया। निर्माण 15वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में हुआ। इस हौज से जो है हौज के पानी से आसपास के जो खेत थे उनकी सिंचाई की जाती थी और नहर के माध्यम से राजकीय केंद्र तक पानी भी ले जाया जाता था। हिरिया नहर, इस नहर में तुंगभद्रा पर बने बांध से पानी लाया जाता था। इस जल का जो प्रयोग है सिंचाई में भी किया जाता था एवं संभवतः इसका निर्माण संगम वंश के राजाओं द्वारा जो है करवाया गया होगा। तो ये है जल आपूर्ति के लिए विजयनगर किस प्रकार से जो है अपनी जो है पूर्ति किया करते थे। ठीक है, जल आपूर्ति किस प्रकार से करते थे, जैसे कमलपुरम जलाशय हो गया, हिरिया नहर हो गया, और जो तुंगभद्रा नदी थी उनसे जो है वो अपनी जल आपूर्ति करते होंगे। चलिए एक बार मैं आपको इंग्लिश मीडियम में दिखा दूं। हाउ वाज वाटर सप्लाइड इन विजयनगर एम्पायर, इन द विजयनगर एम्पायर, हाउ इट वाज डेवलप्ड फॉर इरिगेशन पर्पस। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कमलपुरम जो है हिरिया हो गया, इनके द्वारा जो है ये खेतों की सिंचाई किया करते थे। चलिए ये हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट एंड सेक्शन जो आपका बी है वो इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आप यहाँ तक अच्छे से समझ गए होंगे। इस तरह के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। यहाँ से आपका सेक्शन सी जो है वो स्टार्ट हो जाता है एंड इसके अंदर अगर हम देखें इसके अंदर जो क्वेश्चंस होंगे ये सभी 8-8 नंबर के होंगे और 3 क्वेश्चन आपको करने होंगे। इसके अंदर अथवा भी होगा, तो टोटल 3 क्वेश्चन आपको इस सेक्शन के अंदर करने हैं। चलिए डिस्कस करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 28 को। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर आपका 28 है, वो हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड पूछा गया यहाँ पे। आइए एक बार हम देख लेते हैं। ये है आपका सेक्शन सी और यहाँ से आपका 28वां क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता के इतिहास के पुनर्निर्माण के संदर्भ में पुरातत्वविदों को किस तरह का समस्याओं से जूझना पड़ता है, किस तरह की समस्याओं से जूझना पड़ता है स्पष्ट करें। यानी हड़प्पा सभ्यता के बारे में जब हम चीज़ें जानना चाहते हैं तो कई सारी हमारे समस्या आती है कि हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में और कैसे जान सकते हैं और अच्छे तरीके से कैसे जान सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता उस समय में क्या हुआ करता था। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हमने जान ली है, लेकिन फिर भी हमें कई सारी समस्या होती है। कौन कौन सी समस्या? अतीत से जोड़कर पूरा करने की समस्या, यानी हड़प्पाई लिपि को पढ़ने में असमर्थता। ठीक है, पढ़ने में आएगा यहाँ पे, पढ़ने में असमर्थता के कारण पुरातत्वविदों के लिए हड़प्पा संस्कृति पुरावस्तुएं, मिट्टी के बर्तन जैसे कि औजार हो गए, आभूषण हो गए, धातु, मिट्टी और पत्थरों की घरेलू वस्तुएं आदि, ये महत्वपूर्ण स्रोत है। ठीक है, जिससे हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में जान सकते हैं। और अगर हम देखें क्या क्या समस्याएं आती है, यहाँ पे अगर हम देखें सामान्य सिद्धांत प्रयुक्त पदार्थों जैसे पत्थर, मिट्टी, धातु, हाथी दांत आदि के संबंध में होता था। उपयोगिता के आधार पर अगर हम देखें तो कोई पुरावस्तु एक औजार, आभूषण है या फिर दोनों अथवा अनुष्ठानिक प्रयोग की। आधुनिक समय से तुलना अगर हम करें तो पुरावस्तु की उपयोगिता की समझ अक्सर आधुनिक समय में प्रयुक्त वस्तुओं से उनकी समानता पर आधारित होती है। मन के चक्किया, पत्थर तथा पात्र इसके स्पष्ट उदाहरण है।
संदर्भ का परीक्षण अगर हम देखें, वस्तु कहाँ मिली, क्या वह घर में मिली थी, नाले में, कब्र में या भट्टी में, ये समस्या आती है। ठीक है। और कुछ हड़प्पा स्थलों से के टुकड़े जो है मिले हैं, लेकिन पहनावे के विषय में जानने के लिए हमें अप्रत्यक्ष साक्ष्यों जैसे कि मूर्तियों में चित्रण पर निर्भर रहना पड़ता है। उदाहरण के लिए देखें तो नारी की मूर्ति को मातृ देवी की संज्ञा तथा पुरुष की मूर्ति को पुरोहित राजा की संज्ञा देना तथा मोहरों की जो है विशेषताएं आदि, इन्हीं के माध्यम से हम समझ पाते हैं। बाकी बहुत सारी समस्या है, और सबसे बड़ी समस्या अगर हम देखें तो वो है वहाँ की उस समय की जो लिपि है उसको नहीं पढ़ पाना, एक बड़ी समस्या है। तो ये समस्याओं से हमें जूझना पड़ता है कि ये चीज़ें जो यूज़ की जाती है, क्योंकि देखिए जो भी चीज़ें हमें मिली है तो हम आज की तरह सोचेंगे कि हमें मान लेते हैं गिलास होता है, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए गिलास है, तो गिलास का यूज़ जो है हम पानी पीने के लिए आज के समय करते हैं, उस समय किस लिए किया जाता होगा। तो ये सारी चीज़ें भी रहती है, बहुत सारी समस्याएं हमें आज के समय हम निकालते हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में, और ये हमें समस्या मिलती है। चलिए, अथवा है इसी के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर अथवा है, हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक प्रथाओं के पुनर्निर्माण को स्पष्ट करते हुए मोहरों के संदर्भ, हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक प्रथाओं के पुनर्निर्माण को स्पष्ट करते हुए मोहरों के संदर्भ में स्पष्ट आपको करना है। यानी हड़प्पा सभ्यता की जो धार्मिक प्रथाएं थी उसके पुनर्निर्माण के बारे में आपको बताना है। अगर हम आए इस क्वेश्चन की तरफ, मैं एक बार क्वेश्चन नंबर जो है 28वां इंग्लिश मीडियम में दिखा देता हूँ आप सभी को। 28वां क्वेश्चन है इंग्लिश मीडियम में, व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स टू आर्कोलॉजिस्ट हैव टू फेस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जो है रिकंस्ट्रक्टिंग द हिस्ट्री ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन एक्सप्लेन। तो क्या क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है। एंड क्लासिफिकेशन ऑफ जो है डिस्कवरीज यहाँ पे आपके लिखे हुए, ये आप पॉइंट यहाँ पे देख रहे होंगे। ये इसके इंग्लिश मीडियम में पॉइंट है, आप इसे नोट कर सकते हैं, इंग्लिश मीडियम के जो भी स्टूडेंट है वो। एंड इसके अंदर और के अंदर जो है कहा गया है, एक्सप्लेन द रिकंस्ट्रक्शंस ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिस ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन विद रेफरेंस टू सील्स। अगर हम आए पहले हिंदी मीडियम में देख लेते हैं हम हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक प्रथाओं का पुनर्निर्माण। तो अगर हम देखें, आरंभिक पुरातत्वविदों को लगता है कि कुछ वस्तुएं जो असामान्य और अपरिचित लगती थी संभवतः धार्मिक महत्व की होती होगी। हमें तो आज के समय मिला है ना, आज के समय का मतलब है कि वर्तमान में जो भी चीज़ें हमें मिली है, जब इसकी खोज की गई थी कब मिली थी, तो जो भी हमें अलग चीज़ें मिलती थी ना, जैसे जो भी पुरातत्वविद थे उनको जो भी अलग चीज़ें मिलती थी उनको क्या है वो धार्मिक से जोड़ देते थे, यानी धार्मिक महत्व की होती थी ऐसा लगता था। मातृ देवियों की संज्ञा अगर हम देखें, आभूषणों से लदी हुई नारी को मूर्तियां जिनमें से कुछ के शीर्ष पर विस्तृत प्रसाधन यानी मेकअप थे उनको दिया गया मातृ देवी की संज्ञा। पुरोहित राजा, पुरुषों की दुर्लभ पत्थर से बनी मूर्तियों पाई गई, उसको पुरोहित राजा। अनुष्ठानिक महत्व देखे, विशाल स्नानागार तथा कालीमंगन और लोथल से मिली वेदियां इसके अंदर सम्मिलित है। आगे अगर हम देखें, हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक प्रथाओं के पुनर्निर्माण में अगर मोहरों की बात करें हम, मोहरों से हमें क्या क्या पता चल पाता है। मोहरे जिनमें से कुछ पर संभवतः अनुष्ठान के दृश्य बने हैं। प्रकृति की पूजा, जिन मोहरों पर पेड़ पौधे उत्कीर्णित है मान्यता अनुसार इस ओर संकेत देते हैं, यानी प्रकृति की पूजा की ओर संकेत देते हैं। एक श्रृंगी, मोहरों पर बनाए गए कुछ जानवर जैसे कि एक सींग वाला जानवर आदि। और आद्य शिव, कभी कभी जिसे जानवरों से घिरा दर्शाया गया है, अर्थात हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक का आरंभिक रूप से संज्ञा दी गई है। आरंभिक रूप की संज्ञा जो है यहाँ पे दी गई है। तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, एंड एक बार मैं आपको इंग्लिश मीडियम में वो क्वेश्चन दिखा दूँ। एक्सप्लेन द रिकंस्ट्रक्शंस ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिस ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन विद रेफरेंस ऑफ सील्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से एक्सप्लेन किया गया है, रिकंस्ट्रक्शंस ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिस ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। ठीक है। एंड स्टैम्प के बारे में भी यहाँ पे बात की गई है, स्टैम्प इन द रिकंस्ट्रक्शंस ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिस ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। ठीक है। तो ये पॉइंट आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये आपको एक्सप्लेन करना है। चलिए हम आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 है यानी 29वां, इब्न बतूता के अनुसार भारतीय शहरों की विशेषताएं का विस्तार से वर्णन करिए। ठीक है। यानी इब्न बतूता के अनुसार जो है भारतीय शहरों के बारे में जो जो चीज़ें की गई उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है कि भारतीय शहरों की क्या क्या विशेषता है। तो अगर हम देखें,
उसने भारतीय शहरों को अवसरों से भरा पाया। यदि किसी के पास कौशल है और इच्छा है और संसाधन जुटाने की अहमियत है तो यह इस शहर में अवसरों की कमी नहीं है। शहर घनी आबादी और भीड़भाड़ वाले थे। सड़कें जो है बहुत ही चमक धमक वाली थी तथा बाजार बहुत ही रंग बिरंगे एवं सुंदर थे, जहां अलग अलग प्रकार की वस्तुओं जो है पाई जाती थी, यानी वस्तुओं से भरे रहते थे। इब्न बतूता ने दिल्ली को एक बड़ा शहर और भारत में सबसे बड़ा शहर बताया, जिसे केवल दौलताबाद आकार में दिल्ली को चुनौती देता था। बाजार आर्थिक विनिमय, सामाजिक तथा आर्थिक गतिविधियों के केंद्र भी थे। बहुत सारे बाजारों में मंदिर और मस्जिद दोनों होते थे। कृषि की बात करें तो मिट्टी की उपजाऊपन क्षमता के कारण साल में 2 फसलों की खेती की जा सकती थी, जिससे यह क्षेत्र काफी उत्पादनकारी बन गए। व्यापार की बात करें यहाँ पे तो भारतीय माल की मध्य तथा दक्षिण पूर्व एशिया दोनों में बहुत मांग थी, जिससे शिल्पकारों तथा व्यापारियों को भारी मुनाफा होता था। भारतीय कपड़ों, विशेष रूप से सूती कपड़ा, महीन मलमल, रेशम, सरी तथा साटन की अत्यधिक मांग थी। और आगे जो आपका लास्ट पॉइंट है, इब्न बतूता ने बताया कि भारत में मलमल का कपड़ा महंगा था और केवल धनी आदमी ही उन्हें पहन सकते थे। तो इब्न बतूता के जरिए यह है भारत की विशेषता, जो इब्न बतूता है उनकी जो किताब है उनके जरिए, ठीक है, कि ये इनकी विशेषता है भारत की। आई होप आप समझ गए होंगे। इंग्लिश मीडियम में देखिए, अकॉर्डिंग टू इब्न बतूता डिस्क्राइब इन डिटेल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन सिटीज। तो यहाँ पे दिल्ली के बारे में ज़्यादातर एक्सप्लेन किया गया, आप इसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये आपका इसका पॉइंट है इंग्लिश मीडियम में, आप इसे नोट कर ले। ये इंग्लिश मीडियम में आपका हो जाएगा। चलिए और के अंदर हम आते हैं, एंड और के अंदर आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ है, एक बार मैं यहाँ पे हिंदी मीडियम में दिखा देता हूँ आपको पहले। इसके अंदर और जो दिया हुआ है, इब्न बतूता ने अपने विवरण में भारत का किस प्रकार वर्णन किया, विस्तार से आपको समझाना है। तो इब्न बतूता द्वारा अपने विवरण में भारत का वर्णन जो किया है, अगर हम देखें, शहरों की विशेषता हो गई। उसने भारतीय शहरों को अवसरों से भरा पाया। यदि किसी के पास कौशल है और इच्छा है तो संसाधन जुटाने की अहमियत है, तो इस शहर में अवसरों की कोई कमी नहीं है। शहर जो है घनी आबादी और भीड़ भाड़, ये बताया इन्होंने, भीड़ भाड़ वाले थे। सड़कें बहुत ही चमक धमक वाली थी तथा बाजार बहुत ही रंग बिरंगे एवं सुंदर थे, जहां अलग अलग प्रकार की वस्तुओं से भरे रहते थे। यानी इस क्वेश्चन को अगर हम देखें, ऊपर वाले क्वेश्चन को देखें, दोनों मैच खा रहे हैं। आंसर आपको मैच खाते ही दिखेंगे। इब्न बतूता ने भारतीय शहरों के बारे में यही चीजें कही है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन अलग तरह से बन सकता है कि इब्न बतूता ने अपने विवरण में भारत को किस प्रकार का वर्णन किया है, आपको कुछ इस तरह से बताना है। आर्थिक गतिविधियों के बारे में बात की गई है, तो यहाँ पे बात करें अगर हम आर्थिक गतिविधियों की, तो बाजार आर्थिक विनिमय, सामाजिक तथा आर्थिक गतिविधियों के केंद्र भी थे। बहुत सारे बाजारों में मंदिर और मस्जिद दोनों होते थे। डाक प्रणाली यहाँ पे बताया गया इतनी कुशल थी कि जहां सिंध से दिल्ली की यात्रा में 50 दिन लगते थे, वहीं गुप्तचरों की खबरें सुल्तान तक मात्र 5 दिनों में पहुंच जाती थी। अश्व डाक व्यवस्था हो गया, जिसके अंदर हर 4 मील पर राजकीय घोड़े द्वारा संचालित होती थी और घोड़े संदेश लेकर जाते थे और इसे उलुक भी कहा जाता था। पैदल डाक व्यवस्था हो गया, प्रत्येक मील पर 3 अवस्थान होते थे, जिन्हें दावा कहा जाता था। यह पैदल संदेश वाहकों द्वारा संचालित होती थी। दास तथा दासियों की स्थिति के बारे में भी कहा गया इनके द्वारा। दासों को बाजारों में सामान्य वस्तुओं की तरह जो है खरीदे और बेचे जाते थे तथा भेंट स्वरूप भी दिया जाता था। दासों को सामान्य घर का काम तथा उनसे पालकियां भी उठाया करते थे। दासियों को अमीरों पर नजर रखने के लिए नियुक्त किया जाता था। कुछ दासियां संगीत और गायन का भी काम करती थी, ठीक है। तो दासियों के बारे में भी आपसे अलग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कुछ इस तरह से हो जाएगा ये क्वेश्चन कंप्लीट। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। एक बार मैं आपको अथवा वाला जो है इंग्लिश मीडियम में दिखा दूं। हाउ इब्न बतूता डिस्क्राइब इंडिया इन हिज डिस्क्रिप्शन, एक्सप्लेन इन डिटेल। कुछ इस तरह से एक्सप्लेन किया गया इंग्लिश मीडियम में, आप इसे देख सकते हैं, ठीक है। ही फाउंड इंडियन सिटीज फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज हो गया। द सिटीज वर जो है डेंसली जो है पॉपुलेटेड एंड क्राउडेड, यहाँ पे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स जो एक्टिविटीज़ है उसके बारे में आप बता सकते हैं, ठीक है। द पोस्टल सिस्टम हो गया, हॉर्स जो है मेलिंग सिस्टम हो गया, फुट मेलिंग सिस्टम हो गया। स्टेटस ऑफ स्लेव्स एंड टेंस के बारे में यहाँ पे आपका लिखा हुआ है। चलिए हम आते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ, 30वें क्वेश्चन की तरफ। तो 30वां क्वेश्चन पूछा गया, संविधान सभा में आरक्षण को लेकर हुई जो गर्मा गर्मी है, उस पर बहस की व्याख्या आपको करनी है। तो आरक्षण को लेकर क्या क्या चीजें हुई, अगर हम देखें
तो ये किन किन के विचार है, जैसे NG रंगा हो गए, ये एक समाजवादी युवा किसान नेता थे। उन्होंने अल्पसंख्यक की परिभाषा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण की मांग की। उन्होंने संविधान द्वारा दिए गए नागरिकों को अधिकारों का तो स्वागत किया, लेकिन उन्होंने कहा जब तक इनका क्रियान्वयन नहीं होता तब तक इनका कोई अस्तित्व नहीं है। हम उनके प्रतिनिधि नहीं, इसलिए इनके ट्रस्टी और हमें इनका तब तक साथ देना चाहिए जब तक ये समाज के लिए अन्य वर्गों के जो समान है वो आ ना जाए। इसलिए आज तक देखेंगे आप आरक्षण है। ठीक है, आरक्षण मतलब रखा क्यों गया, क्योंकि देखिए आरक्षण में जो पिछड़े हुए थे और जो जिनको हम जर्नल बोलते हैं, मान के चले ये आरक्षण वाले हैं लोग। ठीक है, आरक्षण एंड यहाँ पे जर्नल हो गए। इनको जो है बराबर जो है इसलिए अधिकार नहीं गया ना, माना कि इनको बराबर ले जाया जाए। ठीक है, लेकिन इनको क्या है कुछ समय के लिए दिया गया कि आरक्षण दिया गया कि आप जब तक औरों के बराबर नहीं आ जाते जब तक आपको आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, कुछ विशेष सुविधाएं आपको दी जाएगी। तो ये इनका कहना था। चलिए जयपाल सिंह, यहाँ पे अगर हम देखें आदिवासियों के लिए जयपाल सिंह ने आवाज उठाते हुए कहा कि उनके लोगों को पिछले 6000 वर्षों से शोषण किया जा रहा है, जिसके कारण हमारी संस्कृति तथा संसाधन को नुकसान पहुंच रहा है। संख्या की दृष्टि से हम अल्पसंख्यक नहीं, परंतु समाज के लोगों के साथ भौगोलिक तथा भावनात्मक दूरी को कम किया जाना चाहिए तथा हम आपसे मिलना चाहते हैं और यह हमारी इच्छा है। मद्रास के नगम्पा की बात करें, इनके अगर हम विचार देखें तो हम कष्ट उठाते आए हैं, हमारा सदियों से शोषण किया जा रहा है, लेकिन हमें अपने अधिकारों का पता चल चुका है और हम इन्हें हर कीमत पर लेकर रहेंगे। अंबेडकर जी के देखें अगर हम, तो यहाँ पे इनके जो विचार है वो है, अंबेडकर भारत के विभाजन के बाद पृथक निर्वाचिका की मांग को छोड़ दिया और कहा कि इस अस्पृश्यता का उन्मूलन किया जाए और हिंदू मंदिरों में सभी जातियों के लिए दरवाजे खोल दिए जाए। समाज में फैली सामाजिक भेदभाव को लोगों की सहभागिता बढ़ाकर ही खत्म किया जा सकता है। तो ये इनके विचार थे, कुछ इस तरह से है। आरक्षण को लेकर जो भी जो है गर्मा गर्मी हुई, ये चीज़ें इनके अगर आप देखेंगे तो सबके अलग अलग व्यू है। ठीक है, चलिए हम आते हैं अब इसके अथवे की तरफ। अथवे के अंदर जो है क्वेश्चन है, एक बार मैं आपको इंग्लिश मीडियम में दिखा दूँ। 30वां क्वेश्चन, रिजर्वेशन हीटेड अप इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली एक्सप्लेन इन द हीटेड डिबेट। तो जैसे NG रंगा के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, जयपाल सिंह जो है इनके बारे में, नगम्पा के बारे में, अंबेडकर जी के बारे में, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं जो भी इन्होंने अपने विचार रखे और कहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका 30वां इंग्लिश मीडियम में। चलिए और के अंदर आते हैं एंड सबसे पहले मैं इसे हिंदी मीडियम में दिखा देता हूँ आपको। संविधान सभा के कम्युनिस्ट सदस्य सोमनाथ लाहिड़ी को संविधान सभा की चर्चाओं पर ब्रिटिश साम्राज्यवाद का स्याह साया दिखाई देता है। उक्त कथन की जो है आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर कहा गया कि संविधान सभा के कम्युनिस्ट सदस्य जो है सोमनाथ लाहिड़ी को जो है संविधान सभा की चर्चाओं पर ब्रिटिश साम्राज्यवाद का जो है साया दिखाई देता है। ठीक है, उक्त कथन की आपको आलोचनात्मक विवेचना करनी है। तो अगर हम देखें इसके पॉइंट क्या क्या होंगे। 1946-47 की सर्दियों में जब संविधान सभा में चर्चा चल रही थी तो अंग्रेज जो है उस समय वो भारत में ही थे। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार होने के बावजूद उन्हें सारा कार्य वायसराय और लंदन में ब्रिटिश सरकार की देखरेख में करना पड़ता था। लाहिरी के अनुसार संविधान सभा अंग्रेजों की बनाई हुई है, वह अंग्रेजों की योजनाओं को साकार करने का काम कर रही है। आगे अगर हम देखें, मामूली से मामूली मतभेद के लिए संघीय न्यायालय तक जो है दौड़ना होगा या इंग्लैंड में जाकर ब्रिटिश प्रधानमंत्री या किसी और के दरवाजे पर दस्तक देनी होगी। संविधान सभा ब्रिटिश बंदूकों, ब्रिटिश सेना, उनकी आर्थिक व वित्तीय शिकंजे के साये में। नेहरू के अनुसार संविधान सभा की शक्ति का स्रोत जनता की इच्छा थी और भारतीय लोगों की आकांक्षा और भावनाओं की अभिव्यक्ति का साधन थी। संविधान सभा लोकतंत्र, समानता और न्याय जैसे आदर्शों से गहरे तौर पर जुड़ी हुई थी। आगे अगर हम देखें पॉइंट, 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जिस कल्पना की बात कर रहे थे वह एक स्वतंत्र संप्रभु भारतीय गणराज्य के संविधान की कल्पना थी। तो ये पॉइंट होंगे इसके, आई होप आप देख लिए होंगे। ये पॉइंट कुछ इस तरह से आपको एक्सप्लेन करने हैं। ठीक है, चलिए इंग्लिश मीडियम में मैं आपको दिखा देता हूँ। इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से क्वेश्चन है। क्रिटिकली डिस्कस द स्टेटमेंट सोमनाथ लाहिरी, अ कम्युनिस्ट मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली,
सी द डार्क शैडो ऑफ ब्रिटिश जो है इम्पीरियलिज्म ऑन द डिस्कशंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो कुछ इस तरह से ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आप देख सकते हैं। ये पॉइंट हो जाएगा आपका, एंड ये पॉइंट हो जाएगा दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और ये आपका आठवां पॉइंट। कुछ इस तरह से ये एक्सप्लेन आपको करना है। ठीक है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ बस, क्योंकि देखिए दोनों ही मीडियम में एक्सप्लेन करते तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन जाती है, इसलिए मैं आपको एक मीडियम में करके बता देता हूँ। चलिए अब हम आते हैं सेक्शन डी की तरफ। सेक्शन डी आपका यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। इसके अंदर जो भी क्वेश्चन होंगे आपके स्रोत आधारित क्वेश्चन होंगे। आपको स्रोत दिया रहेगा, जैसे विद्रोही ग्रामीण, ये 31वां क्वेश्चन है आपका, एंड स्रोत दिया हुआ है ये आपको। ठीक है, तो इससे रिलेटेड नीचे आपसे जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप इस स्रोत को ना पढ़े, पहले आप डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ आए तो सही होगा, आपके लिए टाइम बचेगा आपका। तो क्वेश्चन क्या है, इन गांव वालों से व्यवहार करने में अंग्रेजों के सामने आने वाली समस्याओं की परख आपको करनी है। तो अगर हम देखें, अब आप स्रोत देख सकते हैं जब आपको बिल्कुल ही क्वेश्चन समझ ना आए। विद्रोही ग्रामीण लिखा हुआ है, तो यहाँ पे देखें ग्रामीण अवध क्षेत्र से रिपोर्ट भेजने वाले एक अफसर ने लिखा, और ये उनकी जो भी उन्होंने लिखा ये है। अवध के लोग उत्तर से जोड़ने वाली संचार लाइन पर जोर जोर बना रहे हैं। अवध के लोग गांव वाले हैं, ये गांव वाले बोल बोल के जो है थोड़ा गला खराब हो गया है, तो आप थोड़ा सा देख लेना। ठीक है, अवध के लोग गांव वाले हैं, ये गांव वाले यूरोपियों की पकड़ से बिल्कुल बाहर है। पल में बिखर जाते हैं, पल में फिर छूट जाते हैं। शासकीय अधिकारियों का कहना है कि इन गांव वालों की संख्या बहुत बड़ी है और उनके पास बाकायदा बंदूकें हैं। अब आते हैं हम क्वेश्चन की तरफ, थोड़ा आप समझेंगे आप। इन गांव वालों से व्यवहार करने में अंग्रेजों के सामने आने वाली समस्याओं की आपको परख करनी है। तो औदों के ग्रामीण से निपटने में अंग्रेजों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा। वे अंग्रेज अधिकारियों को देखते ही दूर से हट जाते थे। वे फिर से बड़ी संख्या में बंदूकें लेकर एकत्र हो गए। ये तो ये समस्या हो गई। दूसरी, अंग्रेजों के प्रति अवध के लोग विरोधी क्यों थे, कारण की परख कीजिए। तो अवध के लोग शत्रुतापूर्ण थे क्योंकि ओन को अंग्रेजों ने अपने कब्जे में ले लिया था और लोकप्रिय राजा वाजिद अली शाह को गद्दी से उतारकर कलकत्ता में निर्वासित कर दिया गया था। न्यायालय के भंग होने से कई लोगों की आजीविका जो है चली गई थी। एंड तीसरा अगर हम क्वेश्चन देखें, तीसरा क्वेश्चन है अंग्रेजों ने विद्रोहियों का दमन किस प्रकार किया। तो विद्रोहियों को दबाने के लिए अंग्रेजों ने पूरी ताकत से दमनकारी कदम उठाए। उत्तर भारत में मार्शल लॉ जो है लागू कर दिया गया। कानून और व्यवस्था की सामान्य प्रक्रिया निलंबित कर दी गई और विद्रोह के लिए सजा मौत थी। विद्रोह जमींदारों को बेदखल कर दिया गया और वफादारों को पुरस्कृत किया गया था। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हो जाएगा ये क्वेश्चन कंप्लीट 31वां। चलिए 32वें क्वेश्चन की तरफ आते। मैं आपको हिंदी मीडियम में पहले सेक्शन पूरा ये वाला क्वेश्चन करके दिखा दूंगा, 31वां 32वां जो और 33वां है आपका ये, फिर इंग्लिश मीडियम में चलेंगे। 32वां क्वेश्चन दूसरा स्रोत है द्रौपदी का प्रश्न। ठीक है, ये आपका 32वां क्वेश्चन है द्रौपदी का प्रश्न, और आप इसे पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं, मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूँ। क्वेश्चन है आपका 32.1, इस अवतरण में पत्नी के रूप में द्रौपदी की किस स्थिति का वर्णन किया गया है। दासी, निजी धन, दाव के लिए कोई सामग्री आदि अन्य भी। अगर हम देखें किस स्थिति का, दासी, निजी धन, दाव के लिए कोई सामग्री, इसका वर्णन किया गया है इस स्थिति का। आप इसे पढ़ के जो है समझ सकते हैं। ठीक है, इसमें से आपको हिंट मिल जाएंगे, डायरेक्ट आपको आंसर नहीं मिलेंगे। तो इनकी किस स्थिति का वर्णन किया गया, दासी की तरह, निजी धन की तरह, दाव के लिए कोई सामग्री है, इस तरह जो है इनका वर्णन किया गया है। द्रौपदी के प्रश्न के उत्तर में क्या दो विरोधी मत व्यक्त किए गए। द्रौपदी के प्रश्न के उत्तर में क्या विरोधी जो मत है दो विरोधी मत वो व्यक्त किए गए। विरोधी मत अगर हम देखें, प्रथम तो यह कि यदि युधिष्ठिर ने स्वयं को हार जाने के पश्चात द्रौपदी को दांव पर लगाया तो यह अनिश्चित नहीं, क्योंकि पत्नी पर पति का सदैव नियंत्रण रहता है। दूसरा यह कि दासत्व स्वीकार करने वाला पुरुष, जैसे कि उस क्षण युधिष्ठिर थे, किसी और को दांव पर नहीं लगा सकता। ये हो जाएगा। एंड तीसरे क्वेश्चन की तरफ आए, इसका तीसरा क्वेश्चन है क्या द्रौपदी द्वारा जो है युधिष्ठिर को दी गई चुनौती उचित थी। अपने उत्तर के समर्थन में दो तर्क दीजिए। तो हाँ, द्रौपदी द्वारा युधिष्ठिर को दी गई चुनौती जो है उचित थी, क्योंकि दासत्व स्वीकार करने वाला पुरुष जैसे उस क्षण जो है युधिष्ठिर थे,
किसी और को दांव पर नहीं लगा सकता। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका। एंड तीसरे की तरफ आते हैं। तीसरा जो है आपका स्रोत वो है अकबर के शासन में भूमि का वर्गीकरण। ये आपका स्रोत दिया हुआ है। एंड ये आपका जो स्रोत है ये क्वेश्चन नंबर है आपका 33। एंड इस स्रोत को आप पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पे भी चल सकते हैं। तो यहाँ पे बोला गया आईने अकबरी, इसके लेखक कौन है। हिंट आप देख सकते हैं इसके अंदर, इसके अंदर आपको हिंट मिल जाएगा। बाकी आंसर्स अगर आपको पता है तभी आप कर पाएंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन के आंसर मिल भी जाए लेकिन हिंट मिलेगा आपको। वैसे अबुल फजल के द्वारा जो है आईने अकबरी लिखा गया था। उत्कृष्ट भूमि कौन सी है, फौलाद जमीन है। ठीक है, अगर हम एक बार स्रोत की तरफ जाए और मैं एक बार आपको दिखाता हूँ स्रोत में क्या कहा गया है। फौलाद जमीन के बारे में यहाँ पे लिखा गया है क्या। हाँ, यहाँ पे देखिए पोलज के बारे में लिखा हुआ है। वह जमीन है जिसमें एक के बाद एक हर फसल की जो है सालाना खेती होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा क्या था यहाँ पे देखिए, उत्कृष्ट भूमि कौन सी है, तो पोलाद जमीन के बारे में बताया गया। एंड फसल के माध्यम से शाही शुल्क कैसे अदा किया जाता था, तो उपरोक्त वर्णित स्रोत में अच्छी माध्यम से खराब किस्म की जमीनें हैं जिसमें से शासक हर किस्म की जमीन के उत्पाद को जोड़ देते हैं। और इसका तीसरा हिस्सा जो है मध्यम उत्पाद माना जाता है जिसका एक तिहाई हिस्सा शाही शुल्क जो है माना जाता है। तो कुछ इस तरह से शाही शुल्क के बारे में आ जाएगा। एंड ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा 33वां। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में मैं आपको तीनों ही दिखा देता हूँ। सबसे पहला देखिए आप 31वां क्वेश्चन, तो ये है आपका दिया हुआ रेबल जो है विलेजर्स, और इसके ये क्वेश्चंस आप यहाँ पे देख सकते हैं। 31वां क्वेश्चन 31.2। ठीक है, एंड ये है 31.3। ये तीन क्वेश्चन इसके हैं। अगले पे आते हैं 32वां, तो ये है आप द्रौपदी क्वेश्चंस, ये आपका देख सकते हैं कुछ इस तरह से यहाँ पे बोला गया है। ये आपका स्रोत है। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से 32.1 है, 32.2 है एंड 32.3 है। कुछ इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे है। एंड जो तीसरा है यानी 33वां है, क्लासिफिकेशन ऑफ द लैंड अंडर जो है अकबर रूल्स, तो कुछ इस तरह से आप स्रोत देख सकते हैं, सोर्स। एंड क्वेश्चंस कुछ इस तरह से यहाँ पे 31.1, 33.1, 33.2 और 33.3, कुछ इस तरह से ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा कंप्लीट। सेक्शन जो है ये डी कुछ इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। इसके अंदर सोर्स बेस्ड आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, मैं आपको एक बार और दिखा दे रहा हूँ इसलिए ताकि आप ना देख पाए हो तो आप दोबारा से अच्छे से इसे एक बार देख ले। चलिए हम चलते हैं अब क्वेश्चन आपका जो है 34वां, जो कि लास्ट सेक्शन आपका रहेगा। पहले मैं आपको इसे हिंदी मीडियम में दिखा देता हूँ। मानचित्र आधारित क्वेश्चन है 34वां, 34.1 और 34.2 होगा। इसके अंदर आपका दिया हुआ है भारत के दिए गए राजनीतिक मानचित्र पर उपयुक्त प्रतीकों के साथ निम्नलिखित का पता लगाए और चिन्हित आपको करना है। जैसे विजयनगर, ठीक है, विजयनगर साम्राज्य का प्रमुख क्षेत्र हो गया, सांची हो गया और चौहंदड़ो हो गया। ठीक है, जैसे एक हड़प्पा स्थल बोला जाएगा, प्रमुख बौद्ध स्थल विजयनगर साम्राज्य का प्रमुख क्षेत्र हो जाएगा या हड़प्पा स्थल 8वें में इसके अंदर बोला गया। ये आपका 3 नंबर का होगा। और दूसरा जो है 34.2 है, इसके अंदर आपका क्या है कि दो चीज़ें पहले से दी होगी, आपको बताना है वो कौन कौन सी है। ठीक है, ए और बी के रूप में दिया रहेगा। आइए मैं आपको मैप की तरफ लेके चलता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं मैप, यहाँ पे आपको मैप दिख रहा है, ये है आपका 34.2 का क्वेश्चन। ठीक है, 34.2 का ए हो गया, बी हो गया। इसमें आपको भरना है क्या आएगा, इसमें क्या आएगा। एंड जो आपसे जो कुछ पूछा गया था हड़प्पा स्थल जैसे कि पूछा गया, ठीक है, और जैसे कि प्रमुख बौद्ध स्थल हो गया, विजयनगर साम्राज्य का प्रमुख क्षेत्र हो गया, ये आप खुद फिल करना है। आइए आंसर्स की बात करें तो ए और बी के अंदर तो 34.2 हो गया ये आपका। बाकी ये जो आपका आंसर है 34.1 का है, कुछ इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये आपका कंप्लीट हो जाता है हिस्ट्री का पेपर।